हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एमएस एक्सेल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होते हैं वह सेल क्या कहलाते हैं? फ्रेंड, जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको बताना है एमएस एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है, यानी वह सेल जो है क्या कहलाता है? एडिटिंग सेल, चालू सेल, एक्टिव सेल, डीएक्टिव सेल। फ्रेंड, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं, यानी जिस पे हम कार्य करते हैं, और जहां पॉइंटर रहता है वह सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह एक्टिव सेल होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2010 में नहीं होता है? यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2010 में नहीं होता है? टूल्स, फॉर्मूलाज, रिव्यू, लेआउट। दोस्तों, एमएस एक्सेल 2010 में टूल्स जो है यह ऑप्शन नहीं है, यानी टैब जो है एक्सेल 2010 में नहीं है, यानी टूल्स ऑप्शन जो है यह नहीं है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है? UX25, A1, XFD1, 1B। दोस्तों, निम्न में से कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है? तो वह 1B जो है यह एक वैध सेल एड्रेस नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्कशीट में रेंज होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि एक वर्कशीट में कितनी रेंज होती है, यानी सेलों का समूह, सीटों का समूह, एक कमांड, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, एक वर्कशीट में रेंज जो होती है वह एक कमांड होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स। फ्रेंड, एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो वह फॉर्मूला बार जो है वह सूत्र को, सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल 2010 में वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन है 16, 384, 512, 15, 8962 और 10,48,576। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 कॉलम होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा अब बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तो आप खूब मेहनत करें और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बने, जो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या कहते हैं? सेल्स, सीट्स, ब्लॉक लाइंस,
ग्रिड लाइंस। वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या कहते हैं? तो ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है? फ्रेंड, पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि एक्सेल 2010 में वर्कशीट में कितने कॉलम होती है, और इस प्रश्न में रो पूछ रहा है। आपको बताना है कि एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है। तो फ्रेंड, रो जो है 10,48,576 रो होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेल एड्रेस B16 प्रदर्शित करता है, यानी सेल एड्रेस B16 जो है यह क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है 16वां कॉलम बाई बी रॉ, 16वां कॉलम बी कॉलम 16 रॉ, उपरोक्त सभी। फ्रेंड, सेल एड्रेस B16 जो है वह प्रदर्शित करता है बी कॉलम रो जो है वह 16वां है, यानी बी कॉलम रो जो है वो 16वां है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है? मोड, एवरेज, सम, टोटल। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए इसका प्रश्न आंसर। निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, फंक्शन का प्रयोग जो है विद्यार्थी द्वारा औसत जानने के लिए एवरेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में टाइटल बार के एकदम नीचे कौन सी बार होती है? दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन प्रश्नों को बिना स्किप किए देखें और इन प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें। एमएस एक्सेल में टाइटल बार के एकदम नीचे कौन सी बार होती है? मेनू बार होती है कि फॉर्मूला बार होती है कि स्टेटस बार होती है कि वर्कशीट होती है? तो फ्रेंड, एमएस एक्सेल में टाइटल बार के एकदम नीचे जो रहता है वह मेनू बार होता है या मेनू बार कहलाता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, B1 से B8 की रेंज को निम्न में प्रकार दर्शाया जाता है, यानी दोस्तों B1 से B8 की रेंज जो है को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, यानी आपको बताना है कि B1 से B8 की रेंज किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा। तो इसका राइट उत्तर जो है वह B1 कॉलम B8 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में गणना करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, एमएस एक्सेल में गणना करने या गिनती करने के या काउंटिंग करने के लिए जो है किस फीचर का उपयोग किया जाता है? फॉर्मूला का किया जाता है या फॉर्मेट का किया जाता है कि वैल्यू का किया जाता है कि रेंज का किया जाता है? तो दोस्तों, गणना करने के लिए जो है किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट फीचर का उपयोग किया जाता है, यानी फॉर्मेट फीचर में ही आप गणना करने के लिए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट
एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फ्रेंड, आप जो है इन प्रश्नों को कमेंट करके आप जरूर इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट का नाम बाय डिफॉल्ट होता है। वर्कशीट 1, शीट 1, वर्कबुक 1, फाइल 1। दोस्तों, वर्कशीट का नाम बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो वह शीट 1 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वर्कशीटों का नाम बाय डिफॉल्ट होता है तो वह शीट 1 होता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बाय डिफॉल्ट नई बुक खोलने पर उसमें वर्कशीटों की संख्या होती है। यानी दोस्तों, बाय डिफॉल्ट नई बुक खोलने पर उसमें वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। बाय डिफॉल्ट नई बुक खोलने पर उसमें वर्कशीटों की संख्या होती है। फ्रेंड, वर्कशीट की संख्या उसमें 3 होती है, यानी शीट 1, शीट 2 और शीट 3। यही तीनों जो है नई बुक खोलने पर उसमें वर्कशीटों की संख्या होती है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों, निम्न में से स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लोटस 123, क्वाटो प्रो, एमएस एक्सेल, उपयुक्त सभी। दोस्तों, स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो है लोटस 123 भी होगा, क्वाटो प्रो भी होगा, एमएस एक्सेल भी होगा, यानी इन तीनों में से तीनों होगा। तो इसका राइट उत्तर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट के 27वें कॉलम का लेबल होगा। दोस्तों, आपको बताना है, जब आप 2010 एमएस एक्सेल खोलेंगे तो वर्कशीट के 27वें कॉलम का लेबल जो होगा वह क्या होगा? जेड, डबल ए, बी, बी ए। दोस्तों, वर्कशीट के 27वें कॉलम का लेबल जो है वह डबल ए होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में निम्न में से फंक्शन की श्रेणी है। गणितीय, सांख्यिक, तार्किक, उपयुक्त सभी। एक्सेल में निम्न में से फंक्शन की श्रेणी है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक्सेल में निम्न में से फंक्शन की श्रेणी है वह गणितीय भी है, सांख्यिकीय भी है, तार्किक भी है, यानी इन तीनों में से तीनों एक्सेल के फंक्शन की श्रेणी में है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से चार्ट के प्रकार हैं। दोस्तों, आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर। निम्न में से चार्ट के प्रकार हैं। पाई चार्ट होगा, डॉट चार्ट होगा, या लाइन चार्ट होगा, या इन तीनों में से सभी होगा। तो दोस्तों, चार्ट के प्रकार जो हैं वह पाई चार्ट भी है, डॉगनट चार्ट भी है और लाइन चार्ट भी है, यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से चार्ट का प्रकार नहीं है। फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा था निम्न में से चार्ट के प्रकार हैं, और इस प्रश्न में है कि निम्न में से चार्ट का प्रकार नहीं है, यानी आपको इसी प्रश्न से आपको उत्तर मिल जाएगा। पाई चार्ट, डॉटनट चार्ट, लाइन चार्ट, यानी चौथा ऑप्शन जो होगा वह नहीं होगा। तो फ्रेंड, पाई चार्ट एक चार्ट का प्रकार है। स्क्वायर चार्ट जो है यह चार्ट का प्रकार है, और 3D कॉलम चार्ट जो है यह भी चार्ट का प्रकार है। तो इसमें पूछ रहा है चार्ट का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें स्क्वायर चार्ट जो है यह चार्ट का प्रकार नहीं है, यानी पाई चार्ट चार्ट का प्रकार है, 3D कॉलम चार्ट चार्ट का प्रकार है, बबल चार्ट ये भी चार्ट का प्रकार है, लेकिन स्क्वायर चार्ट जो है यह चार्ट का प्रकार नहीं है। दोस्तों, पिछले प्रश्न में भी यहाँ पे स्क्वायर चार्ट नहीं है, यह जो है चार्ट का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से सांख्यिक फंक्शन का उदाहरण है मैक्स, ट्रिम, इफ, लेफ्ट। निम्न में से सांख्यिक फंक्शन का उदाहरण है, तो इसका राइट उत्तर मैक्सिमम होगा, यानी ऑप्शन ए जो है सांख्यिकीय फंक्शन का उदाहरण है, तो वह मैक्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से टेस्ट फंक्शन का उदाहरण है मैक्स, ट्रिम, इफ, लेफ्ट। दोस्तों, निम्न में से टेस्ट फंक्शन का उदाहरण कौन है, तो वह ट्रिम होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, तार्किक फंक्शन का उदाहरण है काउंट, प्रॉपर एंड काउंट इफ। फ्रेंड, लॉजिक यानी लॉजिक फंक्शन का उदाहरण कौन सा है, तो वह प्रॉपर हो जाएगा, यानी तार्किक फंक्शन का उदाहरण जो है वह प्रॉपर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दिनांक पर कार्य करने वाला फंक्शन है नाउ, ट्रिम, वैल्यू, आवर। दोस्तों, निम्न में से दिनांक पर कार्य करने वाला फंक्शन है, तो वह वैल्यू है, यानी दिनांक पर कार्य करने वाला फंक्शन जो है वह वैल्यू है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो छात्र जो हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।